अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर कानूनी जानकारी आसान भाषा में दी जाती है। दोस्तों, क्रिमिनल केस में अभियुक्त को अपनी हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी होता है, लेकिन अगर अभियुक्त किसी युक्तियुक्त कारण से अपनी तारीख पेशी पर उपस्थित ना हो पाए तो उसे एक एप्लीकेशन अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में लगानी होती है, जिसे हम हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन कहते हैं। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाजिरी माफ़ी के लिए लीगल प्रोविज़न कहां पर दिया गया है, यानी कि किस कानून में कहा गया है कि इसके लिए आप हाजिरी माफ़ी डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में हाजिरी माफ़ी लगाई जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कब हाजिरी माफ़ी स्वीकार कर ली जाती है और कब कोर्ट के द्वारा आपकी हाजिरी माफ़ी स्वीकार नहीं की जाती है। और चौथी सबसे अहम बात कि आप हाजिरी माफ़ी को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक एक बातों को डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, दो सेक्शन है सीआरपीसी का, सेक्शन 205 और सेक्शन 317, जिसमें हाजिरी माफ़ी का प्रावधान किया गया है। हालांकि दोनों सेक्शन में अंतर भी है। जहां सेक्शन 205 परमानेंट हाजिरी माफ़ी की बात करता है, वहीं धारा 317 जांच और विचारण के दौरान कुछ मामलों में अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर हाजिरी माफ़ी की बात करता है। दोस्तों, सेक्शन 317 कहता है कि किसी भी जांच या विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट या जज को ऐसा युक्तियुक्त कारणों से प्रतीत हो जाए, समाधान हो जाए कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति उस दिन के लिए आवश्यक नहीं है, या न्यायालय की प्रक्रिया में अभियुक्त बार बार विघ्न डालता है, तो उस दिन अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी जाकर उसके अधिवक्ता के जरिए उस दिन की कार्रवाई को न्यायालय पूर्ण कर सकता है और ये आदेश दे सकता है कि अगली नियत पेशी पर अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में हाजिरी माफ़ी लगाई जाती है। दोस्तों, जब आप कभी शहर से बाहर गए हों या फिर किसी पारिवारिक समारोह में, सामूहिक समारोह में व्यस्त हों, या अधिक बीमार हों, या अपने किसी व्यवसायिक या कृषि कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में अपनी तारीख पेशी पर उपस्थित होने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आप हाजिरी माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र का सहारा लेते हैं और यह सामान्य रूप से कोर्ट के द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर कि आखिर हाजिरी माफ़ी कैसे लिखा जाता है, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो दोस्तों, हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आप इस तरह का वाटरमार्क ले लेंगे और इस कागज को इस तरह से मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रार्थना पत्र के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला ऊपरी हिस्सा, जिसे आप हेडर कह सकते हैं, तो इस हेडर के सबसे ऊपरी हिस्से पर उस कोर्ट का नाम लिखेंगे, उस न्यायालय का नाम लिखेंगे जिसमें आपको ये एप्लीकेशन देना है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के सीजीएम न्यायालय में ये आवेदन दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे न्यायालय श्रीमान सीजीएम महोदय गोंडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो कोर्ट के लिए निर्धारित टिकट है उसको यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद पार्टी का नाम लिखेंगे, जैसे सरकार बनाम बबलू, तो यहाँ पे सरकार अभियोगी है और यहाँ पे जो बबलू है, यहाँ पर आप अपने पार्टी का नाम लिख सकते हैं, यह अभियुक्त है। इसके बाद यहाँ पर दाईं तरफ कॉर्नर में अपराध संख्या डाल देंगे। उसके बाद में जो अंतर्गत धारा होगी उसको डाल देंगे। इसके बाद जो थाना है, थाना लिख देंगे और जो तारीख पेशी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपके हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र का हेडर वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। अब हम आएंगे बीच वाले बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट में सबसे पहले प्रकरण का उन्वान या टाइटल लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रार्थना पत्र बाबत हाजिरी माफ़ी, अंतर्गत धारा 317 सीआरपीसी।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे कि धारा 317 के अंतर्गत दूसरे तरीके से हाजिरी माफ़ी लिखी जाती है, धारा 205 के अंतर्गत दूसरे तरीके से हाजिरी माफ़ी लिखी जाती है और सीपीसी के अंतर्गत अलग तरीके से हाजिरी माफ़ी लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं हाजिरी माफ़ी, ये धारा 317 के अंतर्गत है। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो ये विषय है या टाइटल है, इस पर इस तरह से अंडरलाइन जरूर से कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान जी, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लाइन छोड़ करके लिखेंगे प्रार्थी निम्नलिखित सविनय निवेदन करता है। उसके बाद इसमें ये लिखेंगे कि ये आवेदन जो है किसके तरफ से दिया जा रहा है, अभियोजन पक्ष के तरफ से दिया जा रहा है या फिर अभियुक्त की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप लिखे हैं कि प्रार्थी निम्न सविनय निवेदन करता है, इसके आगे डैश लगाएंगे। इसके बाद इस लाइन को छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से नंबर 1 डाल करके लिखेंगे या कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त है। अब दूसरी लाइन में केस का स्टेटस बताएंगे कि जो आपका केस था उसका आज क्या स्टेज था, आज उसमें क्या होने वाला था। तो नंबर 2 डालकर लिखेंगे कि यह कि उपरोक्त बाद आज दिनांक, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, को माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। अब तीसरे लाइन में आप ये बताएंगे कि आप हाजिरी माफ़ी क्यों देना चाहते हैं, आप न्यायालय में आज हाजिर क्यों नहीं हो पाएंगे। तो नंबर 3 डालकर लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी की आज अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण हाजिर न्यायालय होने में असमर्थ है। अब चौथी लाइन में आप अपनी ये सफाई देंगे कि आप न्यायालय में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, इसमें आपका जो आशय है वो सद्भावनापूर्ण है, आप जानबूझ करके गलती नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि आपका इंटेंशन बोनाफाइड है, मेलाफाइड नहीं है। अब यहाँ पर चौथा नंबर डाल करके चौथी लाइन में ये लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी की अनुपस्थिति सद्भावनापूर्वक है, प्रार्थी जानबूझ करके गलती नहीं की है। इसके बाद सबसे लास्ट में बाईं तरफ थोड़ा मार्जिन छोड़ करके प्रेयर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी की आज की तारीख पेशी की हाजिरी जरिए अधिवक्ता माफ करने की कृपा करें। अब दोस्तों बॉडी पार्ट वाले सेक्शन में आपको 2 बातों का ख्याल जरूर से रखना होता है कि अगर आपके पार्टी में 3-4 लोग हैं, जैसे बबलू, मोहन, सोहन, रोहन, तो आपको पार्टी का नाम लिखते समय उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जैसे मान लीजिए कि बबलू मुख्य अभियुक्त हैं, तो यहाँ पर बबलू लिख करके आद लिख देंगे। और बॉडी पार्ट वाले सेक्शन में जहां जहां पे आपने प्रार्थी लिखा है वहां वहां पर प्रार्थी गण लिख देंगे। जैसे आपने लिखा है कि प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है कि, तो अब आप लिखेंगे प्रार्थी गण निम्नलिखित निवेदन करता है कि, यानी प्रार्थी की जगह पर प्रार्थी गण लिख देंगे। इसी तरह से पूरे बॉडी पार्ट में जहां जहां पे आपने प्रार्थी लिखा है वहां सभी जगहों पर प्रार्थी गण लिख देंगे। और दूसरी बात ये कि जो आपने कारण लिखा है कि किस कारण से आपका आरोपी हाजिर न्यायालय होने में असमर्थ है, उसमें आरोपी के द्वारा जो कारण बताया जाता है आप उसे लिखेंगे कि प्रार्थी किसी कार्य के सिलसिले में बाहर गया है या अधिक बीमार है या किसी शादी समारोह में शामिल हो गया है जिसके वजह से वो हाजिर न्यायालय नहीं हो पा रहा है। जो भी युक्तियुक्त कारण हो उसको आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपका बॉडी पार्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट आता है एप्लीकेशन का, फुटर वाला पार्ट। फुटर वाले सेक्शन में यहाँ पर दाईं ओर प्रार्थी / अभियुक्त लिखेंगे। उसके बाद में इसके नीचे जो प्रार्थी हैं या अभियुक्त हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पर कई अभियुक्त होंगे तो प्रार्थी के जगह पर प्रार्थी गण लिखेंगे और अभियुक्त के जगह पर अभियुक्त गण लिखेंगे और इसके नीचे उन सभी लोगों का नाम लिखेंगे। इसके बाद इसी के नीचे द्वारा अधिवक्ता या जरिए अधिवक्ता लिख करके जो वकील इस केस को देख रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर बाईं ओर दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन का फुटर वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीआरपीसी के धारा 317 के अंतर्गत किस प्रकार से हाजिरी माफ़ी लिखा जाता है। अगर इसके संदर्भ में कोई डाउट हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।